हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस ऑनलाइन क्लास पोर्टल। आप सभी को पता है कि यूनियन बजट आ चुका है, इसलिए उसको समझने से पहले हमें कहीं ना कहीं बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। क्लियर? उसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बजट आखिर है क्या। सबसे पहले इसको हम जानेंगे, जिसके अंतर्गत सरकार की आय एवं व्यय का एक प्रपत्र में एकत्रित विवरण ही क्या है, बजट है। यानी गवर्नमेंट को जो इनकम होती है और गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है उसका एक प्रपत्र में एकत्रित विवरण ही कहा जाता है बजट। विगत वर्ष के आय और व्यय के अनुमानों का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कहलाता है बजट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 ये बजट से संबंधित है। हालांकि बजट शब्द का उसमें यूज नहीं किया गया है, वहां पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 बजट निर्माण के विषय में वो जानकारी देता है। लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जबकि राज्य सरकार में हम बात करें तो राज्य सरकार में बजट राज्य वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केवल उसी राज्य के लिए निर्धारित भी होता है जिस राज्य का और वित्त मंत्री हैं, फाइनली उनका काम केवल उसी राज्य के लिए बजट का निर्माण करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं तो बजट के आखिर उद्देश्य क्या हैं, बजट जो बनाया जाता है इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो बजट के अंतर्गत आप जानते हैं कि यहां पर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, जो भारत सरकार बजट बनाती है उनके उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य होता है, यहां पे अगर बात करते हैं तो वैसी सिचुएशन में रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फाइनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इस्टेब्लिशिंग इकोनॉमी एंड रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, ये इसका मेन उद्देश्य होता है जिसके द्वारा प्रॉपर तरीके से बजट बनाया जाता है और बजट का मेजर एम यही होता है। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो बजट, भारत में बजट की शुरुआत आखिर कब हुई, इसको लेकर के एक सिस्टमैटिक क्रम समझने की कोशिश हम करते हैं। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी इन्हीं को ही माना जाता है, यानी जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की जो शुरुआत है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्त वर्ष की शुरुआत है वो 1867 में हुई थी। स्वतंत्र भारत के बजट को लेकर के जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को, जब देश हमारा आजाद हुआ था, तो वो आजादी के बाद 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुगम चेट्टी के द्वारा बजट पेश किया गया था। वहीं गणतंत्र भारत यानी रिपब्लिक इंडिया, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई जी के द्वारा पेश किया गया। सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की जो परंपरा है उसकी अगर हम बात करें तो पहले शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, इसको सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। सबसे अधिक बजट वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पेश किया गया, 10 बार उन्होंने बजट पेश किया। 8 पूर्ण बजट थे, 2 अंतरिम बजट थे। यह चीज यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली आप जानते हैं आम बजट। आम बजट का उद्देश्य क्या होता है, तो आम बजट का उद्देश्य होता है सरकारी खर्चों पर नियंत्रण तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करना। वहीं निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट, इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार द्वारा कार्यों को पूरा करने हेतु कोई भी सरकार निष्पादन बजट बनाती है। जीरो बेस बजट, मुख्य उद्देश्य इसका होता है आय कम होने पर व्यय अधिक होने की परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात आय कम होने पर और व्यय
अधिक होने की परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। किसका? जीरो बेस बजट का। जीरो बेस बजट की जब हम बात करते हैं तो इसे सनसेट बजट के नाम से भी जाना जाता है। जीरो बेस बजट पीटर ए पायर ने शुरू किया था। यह भी आप जान लीजिए कि यहां पर जब हम जीरो बेस बजट की बात करते हैं तो जीरो बेस बजट किसने शुरू किया? तो जीरो बेस बजट पीटर ए पायर, इन्होंने शुरू किया। और जीरो बेस बजट किस नाम से जाना जाता है? तो इस बजट को सनसेट बजट के नाम से भी जानते हैं। यह भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पे राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने जीरो बेस बजट की शुरुआत की थी। इसके पश्चात जब हम बात करें तो आप यह जान लीजिए कि आउटकम बजट क्या होता है। तो आउटकम बजट का मुख्य उद्देश्य होता है किसी मंत्रालय अथवा विभाग के लिए बजट में आवंटित की गई राशि का प्रयोग भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण एवं मूल्यांकन के लिए जब किया जाए तो उसे कहते हैं आउटकम बजट। वहीं जेंडर बेस्ड बजट, ये स्पेशली जेंडर ओरिएंटेड बजट होता है, लिंग आधारित बजट रहता है जिसमें किसी विशेष लिंग, किसी विशेष जेंडर को ज्यादा महत्व देते हुए बजट निर्धारित किया जाता है। मुख्य उद्देश्य कार्यों और योजनाओं का आवंटन लिंग के आधार पर किया जाता है। इसके पश्चात जब हम बात करते हैं तो बजट में क्या क्या होता है, यानी बजट जो बनता है उसमें क्या क्या बातें होती हैं। तो आप जानते बजट में 3 तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला होता है बजट एस्टीमेट, आगामी वर्ष हेतु कमाई और खर्च का अनुमान। फ्यूचर का जो ईयर है उसमें हमें कहां से इनकम होगी और कितना हमें एक्सपेंस करना है, इसका पूरा विवरण होता है बजट एस्टीमेट में। वहीं रिवाइज्ड एस्टीमेट जो होता है विगत वर्ष हेतु पिछले बजट के अनुमान के हिसाब से कितनी कमाई और कितना खर्च हुआ, इसका विवरण होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट में। जबकि एक्चुअल एस्टीमेट की जब हम बात करते हैं तो 2 साल पहले का होता है। एक्चुअल एस्टीमेट 2 ईयर पहले, रिवाइज्ड एस्टीमेट की बात करेंगे तो विगत वर्ष हेतु पिछले बजट के अनुमान के हिसाब से कितनी कमाई और कितना खर्च। बजट एस्टीमेट में आगामी वर्ष हेतु कमाई और खर्च का अनुमान बताया जाता है। बजट बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसकी जब बात करते हैं तो बजट की तैयारी आप जानते हैं कि 5 माह पूर्व ही आरंभ कर दी जाती है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, इससे 5 माह पूर्व बजट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। सितंबर माह आर्थिक मामलों के विभाग की बजट डिवीजन सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी किया जाता है। उसके पश्चात आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खर्चों का अनुमान तथा आवश्यक राशि का विवरण शामिल किया जाता है। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है तो वित्त मंत्रालय की मंत्रालयों, विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाती है तथा निष्कर्ष कि किस मंत्रालय या विभाग को कितनी रकम दी जाएगी यह निर्धारित किया जाता है। मीटिंग के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और उसके पश्चात बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है और फाइनली राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात संसद के दोनों सदनों में इसकी पेशी की जाती है, यानी पेश किया जाता है और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना आवश्यक होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी नीति है जो कि सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय की जब हम बात करते हैं जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में शामिल किया जाता है। कर की दरों में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित होती है। राजकोषीय नीति की जब भी बात करेंगे तो आसानी से समझिए, ऐसी नीति जो सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय, कर की दरों और यहां पे सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित होती है, उसे राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है।
समेकित कोष, दो प्रकार के मुख्य रूप से यहां पे फंड होते हैं। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड। बजट के अंतर्गत जितना भी इनकम सरकार को होती है, उस इनकम को सरकार किस फंड में एकत्रित करती है, तो वो फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें से पैसा तभी निकलता है जब पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा हो, संसद का सत्र चल रहा हो, तभी इसमें से पैसा निकलेगा। तो समेकित कोष अर्थात कंसोलिडेटेड फंड की जब हम बात करते हैं, यह भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है। वहीं इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आकस्मिक कोष यानी कॉन्टिंजेंसी फंड की व्यवस्था बनाई गई। इस फंड में आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए एक राशि रखी जाती है जो 500 करोड़ निर्धारित की गई है। इससे व्यय ऐसे मुद्दों पर, यानी इससे जो व्यय किया जाता है वो ऐसे मुद्दों पर किया जाता है जिनको टाला नहीं जा सकता, यानी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। इमरजेंसी को आप जानते हैं टाला नहीं जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए जिस फंड से पैसा लिया जाता है उसको कहा जाता है कॉन्टिंजेंसी फंड, और इसमें इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था निर्धारित की जाती है। राजस्व प्राप्तियों की जब हम बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट की जब हम बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत ध्यान रखिएगा ऐसी प्राप्तियां जिनके लौटाने का दायित्व तो सरकार का नहीं होता है, ठीक है, यानी नॉन रिफंडेबल रिसिप्ट। नॉन रिफंडेबल रिसिप्ट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ऐसी प्राप्तियां जिनके लौटाने का दायित्व तो सरकार का नहीं हो या जिनके साथ किसी संपत्ति की बिक्री नहीं जुड़ी हो, इन प्राप्तियों के कारण सरकार की देयता यानी लायबिलिटी में वृद्धि नहीं होती है। जैसे कर राजस्व में आयकर, निगम कर, बिक्री कर इत्यादि, और गैर कर राजस्व यानी ब्याज, फीस, लाभ में बांटा जा सकता है। अब अगर इसकी हम बात करें तो बड़े आसान शब्दों में समझिए, भारत सरकार को प्राप्त होने वाली वो आय जिसे सरकार को वापस ना करना हो, यानी जिस पर सरकार की लायबिलिटी नहीं बनती है, उसे कहा जाता है क्या? राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट पे जब हम बात करें तो यहां भुगतान संतुलन की बात आती है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये क्या है? एक प्रकार का विवरण जो किसी भी अवधि के दौरान किसी देश तथा शेष विश्व के निवासियों के बीच किए गए सभी मौद्रिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। ओके, फाइनली सभी व्यक्ति, कॉरपोरेट्स और सरकार द्वारा के लिए किए गए लेन देन शामिल होते हैं इसमें, जो वित्त के प्रवाह की निगरानी में सहायक होता है। वित्त के प्रवाह की निगरानी में यह क्या होता है? सहायक होता है। यानी हमारे देश के द्वारा एक वर्ष की अवधि में जितना भी लेन देन किया जाता है, जो कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स के रूप में शामिल होते हैं, और उनका पूरा रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? ऐसी सार्वजनिक प्राप्ति जिनसे सरकार के उत्तरदायित्व की वृद्धि होती है। ऐसी सार्वजनिक प्राप्ति जिससे सरकार के उत्तरदायित्व की वृद्धि होती है और सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, देश के अंदर लिया गया ऋण, विदेश से लिया गया ऋण, रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला ऋण आदि इसमें शामिल किया जाता है। आसान शब्दों में आप यह समझ लीजिए, कैपिटल रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट होती है, किस प्रकार की प्राप्ति होती है सरकार को, जिस पर सरकार की लायबिलिटी बनती है, फ्यूचर में सरकार को उसे क्या करना होता है? वापस करना होता है। उसे कैपिटल रिसिप्ट के रूप में जाना जाता है। जैसे देश के अंदर लिया गया ऋण, विदेश से लिया गया ऋण, रिजर्व बैंक से लिया जाने वाला ऋण आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। वहीं राजस्व व्यय की अगर हम बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अंदर उन खर्चों को रखा जाता है जिससे सरकार की ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और ना ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। यानी सरकार के द्वारा किया गया ऐसा खर्च जिससे सरकार को किसी भी प्रकार की कोई इनकम
नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें सरकारी विभागों को चलाने में होने वाला खर्च, सरकारी सब्सिडी, कर्ज पर ब्याज की अदायगी, राज्य सरकारों को अनुदान आदि इसमें शामिल किया जाता है। पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार के उन खर्चों को पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है जिससे सरकार की संपत्तियों में वृद्धि होती है। अर्थात पूंजीगत एक्सपेंस की जब हम बात करेंगे तो इस फील्ड में सरकार जितना भी खर्च करती है उससे सरकार की इनकम बढ़ती है, राइट। फाइनली इसमें जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो सड़क सरकार बनाएगी, उससे इनकम होगी, स्कूल बनाएगी, उससे इनकम होगी, अस्पताल, किसी पुराने भवन की मरम्मत आदि को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें घाटा संबंधित शब्दावलियों की, यानी जो घाटे होते हैं उनसे संबंधित शब्दावलियों की जब हम बात करते हैं तो एक आता है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो होता है यह आखिर क्या है, सरकार की कुल आय और उसके व्यय का अंतर। फिस्कल डेफिसिट सरकार की कुल आय और उसके व्यय का अंतर। भारत में इसे शुरू करने का श्रेय मनमोहन सिंह जी को जाता है। वहीं भरपाई के लिए हम बात करें कि फिस्कल डेफिसिट की भरपाई कैसे की जाती है तो फिस्कल डेफिसिट की भरपाई देश के केंद्रीय बैंक, भारत की स्थिति में जब हम बात करते हैं तो भारत का रिजर्व बैंक, क्लियर है, तो देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेकर या छोटी या लंबी अवधि हेतु बॉन्ड जारी करके फंड को एकत्रित किया जाता है और जिससे राजकोषीय नीति की भरपाई की जाती है, राजकोषीय घाटे की भरपाई की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजी विनिवेश प्राप्तियां माइनस सार्वजनिक व्यय। यह फॉर्मूला आपको यहां पे ध्यान में रखने की आवश्यकता रहेगी कि राजकोषीय घाटा बराबर क्या हो जाएगा, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजी विनिवेश प्राप्तियां माइनस सार्वजनिक ऋण। यह चीज आपको यहां पे ध्यान में रखने की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्व घाटा किसे कहते हैं तो राजस्व घाटा आप जानते हैं सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट का ये डिफरेंस जो होता है उसे कहते हैं क्या, राजस्व घाटा। जब सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से क्या हो, ज्यादा हो, बजट में सरकार का कुल खर्च उसकी अनुमानित इनकम से क्या हो, ज्यादा हो, तो जो घाटा निकल करके आएगा वो घाटा कहलाएगा क्या, राजस्व घाटा। यहां पे प्राथमिक घाटा क्या होता है, सरकार द्वारा हर साल बजट में एक निश्चित राशि का प्रावधान किया जाता है पूर्व में लिए गए ऋणों पर ब्याज चुकाने हेतु। जैसे यहां पे क्या होता है, ब्याज चुकाने हेतु खर्च की गई राशि तथा राजकोषीय घाटे का अंतर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट बराबर फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज दायित्व, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। यहां पे अगर हम बात करें केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की, कि सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान इसके लिए क्या किया गया, तो भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल नंबर 268 से 293 तक सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन की बात की गई है, जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टैक्सेशन पावर यानी कराधान शक्तियां क्या हैं, तो कराधान शक्तियों को लेकर के भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में सूचीबद्ध विषयों के बारे में कर निर्धारण का अधिकार संसद के पास दिया गया है। दूसरा पॉइंट है राज्य सूची में कर निर्धारण का विशेष अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। समवर्ती सूची के संदर्भ में कर निर्धारण का अधिकार संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है,
लेकिन कर निर्धारण की अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यू पावर वो पावर होती हैं जिनका वर्णन भारत के संविधान में नहीं किया गया, यानी ऐसी शक्तियां जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है उन्हें रेसिड्यू पावर कहते हैं। और रेसिड्यू पावर पर केवल और केवल संसद का ही पूरा कंट्रोल होता है, संसद ही उस पर पूरी तरीके से कानून बनाने का अधिकार रखती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कर राजस्व का वितरण यानी डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस की अगर हम बात करें तो केंद्र द्वारा उद्ग्रहित किया जाता है और राज्यों द्वारा संग्रहित किया जाता है एवं विनियोजित कर। केंद्र द्वारा उद्ग्रहित और राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर यह अनुच्छेद 268 में बताया गया है। इसमें विनिमय पत्र, इसमें चेकों आदि पर लगने वाला स्टैंप शुल्क भी शामिल किया जाता है। केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में बात की गई है आर्टिकल 269 में। इसमें अंतरराज्यीय इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर जैसे समाचार पत्र को छोड़कर तथा माल या सामान के अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के पारेषण से संबंधित कर शामिल किए जाते हैं। यह चीज आपको यहां पे ध्यान में रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारेषण में माल और सेवाओं पर कर का आरोपण तथा संग्रहण, इसके बारे में अनुच्छेद 269A में व्यवस्था की गई है। वहीं ध्यान रखिएगा कि अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पूर्ति पर लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किया जाता है, लेकिन केंद्र तथा राज्यों के बीच इस कर का विभाजन जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु संघ तथा राज्यों के बीच वितरण वाले कर की व्यवस्था यह अनुच्छेद 270 में रखा गया है। इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लिखित सभी कर और शुल्क आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 268, 269, 269A में उल्लिखित करों की व्यवस्था जो बनाई गई है उससे संबंधित, संविधान के अनुच्छेद 271 में उल्लिखित कर पर अधिभार यह विशेष रूप से केंद्र के पास जाता है। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई उपकर जिसको सेस कहते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाता है। और फाइनली सहायतार्थ अनुदान, ग्रांट्स इन एड, इनकी जब हम बात करते हैं तो एक होता है विधिक अनुदान। विधिक अनुदान के अंतर्गत स्टैच्यूटरी ग्रांट्स अनुच्छेद 275 संसद द्वारा भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यह अनुदान राज्यों को दिया जाता है। विवेकाधीन अनुदान, इसके अंतर्गत जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 282 यह संघ एवं राज्य दोनों को प्रदान किया जाता है। अब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं 15 क्वेश्चंस जो अभी तक हमने आपको बजट से संबंधित टर्मिनोलॉजी पे बात की, उन्हीं पर डिपेंडेंट 15 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है बजट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है किस सदन में प्रथम बार बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ये हैं तो आप जानते हैं बजट को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है कहां पे, लोकसभा में। क्लियर, तो लोकसभा ये करेक्ट आंसर आपका होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भारत में कितने प्रकार के बजट का प्रयोग किया जाता है, तो भारत में 5 प्रकार के बजट का प्रयोग किया जाता है। वहीं चौथा क्वेश्चन आपका है भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत वर्ष 2005 से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आम बजट और रेल बजट को संयुक्त रूप से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। आम बजट और रेल बजट जो है इसको संयुक्त रूप से वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारतीय बजट में कितने प्रकार के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, तो अभी मैंने डिस्कशन के दौरान आपको बताया है कि 3 प्रकार के आंकड़ों को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जब बात करेंगे
तो आर के षणमुगम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वहीं गणतंत्र भारत का पहला बजट की अगर बात करेंगे तो जॉन मथाई जी के द्वारा पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन हैं? तो मोरारजी देसाई ये सर्वाधिक बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री हैं। 8 बार इन्होंने पूर्ण बजट प्रस्तुत किया और 2 बार अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। अंतरिम बजट जो अल्प अवधि के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सरकार की कुल आय और उसके व्यय के अंतर को कहा जाता है राजकोषीय घाटा कहा जाता है सरकार की कुल आय और उसके व्यय के अंतर को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, संसद में बजट पेश करने से पूर्व किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? तो संसद में बजट पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट निर्माण के विषय में बताया गया है? तो अनुच्छेद 112 में बजट निर्माण के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आय कम होने पर और व्यय अधिक होने की परिस्थिति में किस प्रकार के बजट को जारी किया जाता है? तो जीरो बेस बजट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था 1950-51 में पहला इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन आज का, आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।